दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये वो घटना है जिसने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। जब एक ही घर की चार चार जवान बेटियों के गर्भवती होने की खबर फैली तो हर कोई हैरान रह गया। लोगों को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक आम से दिखने वाले परिवार में इतनी बड़ी अनहोनी कैसे घट सकती है। यह वो दिल दहला देने वाली कहानी है जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो समाज के सामने कई सवाल खड़े करता है। इस रहस्य से पर्दा उठाने से पहले इसे पूरी तरह सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इंसानियत और विश्वास को झकझोर देने वाली सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, बिना आपका समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं आज की यह बेहद रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी। दोस्तों, एक सुंदर से गांव शांतिपुर में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसकी संतान में केवल 7 बेटियां थीं। कोई बेटा नहीं था और ये 7 बेटियां इतनी सुंदर थीं कि गांव ही नहीं, आसपास के इलाके में भी उनकी खूबसूरती की चर्चा होती थी। लेकिन सिर्फ सुंदर ही नहीं, वे 7 बेटियां संस्कारी और चरित्रवान भी थीं। उनकी मां ने बड़ी मेहनत और कठिनाइयों से उन्हें अच्छी शिक्षा दी थी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहा था। लेकिन विधि को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने उस मां की पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। जब उसकी बड़ी 4 बेटियां गर्भवती पाई गईं तो पूरा गांव सन्न रह गया। सबसे विचित्र और भयावह बात यह थी कि उन चारों बेटियों को यह भी झात नहीं था कि उनके साथ यह अमानवीय घटना कब और किसने की। यह रहस्य इतना गहरा था कि सुनने वाला भी कांप जाए। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक सुंदर राज्य के भरे पूरे दरबार में राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबकी फरियाद सुन रहा था। तभी दरबार के कोने से एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और डर साफ झलक रहा था। राजा ने उसे देखा और करुण स्वर में पूछा, अम्मा, आपको क्या परेशानी है? लेकिन वह औरत खामोश रही और इधर उधर देखने लगी। यह देख मंत्री क्रोधित हो उठा और बोला, अम्मा, बताइए ना, आपकी समस्या क्या है? यूं इधर उधर क्यों देख रही हैं? आप हमें बताइए ताकि हम उसका समाधान निकाल सकें। बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपती आवाज में राजा से बोली, हे राजन, मेरी व्यथा ऐसी है जिसे मैं सबके सामने कहने से डरती हूँ। मैं एक विधवा हूँ, मेरे कोई बेटा नहीं, केवल 7 बेटियाँ हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात केवल आप अकेले में सुने, क्योंकि अगर मेरी समस्या सबके सामने जाहिर हो गई तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों पर कोई बात ना आ जाए या कोई दुष्ट व्यक्ति आधी रात को मेरे घर में ना घुस आए। इसलिए कृपया मुझे अकेले में अपनी बात कहने की इजाज़त दें। वह राजा काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहां इतने बड़े बड़े मामले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। फिर इस औरत का ऐसा क्या मामला है जो यह सबके सामने नहीं कहना चाहती। राजा की नजरें उस बूढ़ी औरत के कांपते होठों और डबडबाई आंखों पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। राजा ने थोड़ा नरम लहजे में कहा, अम्मा, आप घबराइए नहीं। ये सारे लोग मेरे भरोसे के हैं। इनसे आपको कोई हानि नहीं होगी। आप निडर होकर कहिए, क्या हुआ है आपके साथ? मगर बूढ़ी औरत ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं महाराज, नहीं, मैं वो बात किसी के सामने नहीं कह सकती। उसकी आंखें अब राजा से नजरें चुरा रही थीं। वो बार बार पीछे पलटकर दरबार की ओर देखती। राजा ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। मंत्री थोड़े झुंझलाते हुए बोले, अम्मा, आपको बात कहनी है या नहीं? राजा का कीमती समय यूं ही नहीं गंवाया जा सकता। मगर राजा ने हाथ उठाकर मंत्री को शांत किया और धीरे से कहा, इसका दर्द अगर बोलने से डरता है तो हमें सुनने की जगह देनी चाहिए। राजा फिर सिपाहियों की ओर देखकर बोला, इस औरत को मेरे निजी कक्ष में ले जाओ, जहां ये निडर होकर अपनी बात कह सके। सिपाही बहुत सतर्कता से उस औरत को सहारा देकर ले जाते हैं। उस औरत के कदम थरथराते हैं, जैसे हर कदम उसके भीतर के डर को और गहरा कर रहा हो। जब वह औरत राजा के कक्ष में पहुंचती है तो भीतर आते ही उसकी आंखें चारों ओर देखने लगती हैं। वह कांपती आवाज में कहती है, महाराज, क्या हम सच में अकेले हैं? कोई सुन तो नहीं रहा? राजा ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा,
अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। अम्मा, अब आप बताइए। ये सुनते ही वह औरत राजा के कदमों में गिर पड़ती है। उसकी रुलाई अब टूट चुकी थी। वह कहती है, हे राजन, मैं रोज मरती हूँ, लेकिन आज मैं जीकर अपनी बेटियों के लिए इंसाफ मांगने आई हूँ। राजा की आंखें नम होने लगती हैं और वह कहता है, अम्मा, मेरी आत्मा कांप रही है ये जानने को कि ऐसा क्या हो गया है। बताइए। मैं वचन देता हूं कि जो भी हुआ है उसका हिसाब इस धरती पर होगा। वह बूढ़ी औरत रोते हुए कहने लगी, महाराज, मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए अरसा हो चुका है। मेरा कोई बेटा नहीं है, सिर्फ 7 बेटियां हैं। मैं गांव के अमीर घरों में जाकर बर्तन मांजती हूँ, कपड़े धोती हूँ, झूठा बचा खाना लाती हूँ और जो थोड़े पैसे मिलते हैं उसी से अपने घर का चूल्हा जलाती हूँ। मैंने कभी अपनी किस्मत को कोसा नहीं, न किसी से शिकायत की, बल्कि जो भी मिला उसमें भगवान का शुक्र अदा किया है। मेरी 7 बेटियां पर्दे में रहती हैं, कभी किसी गैर मर्द की ओर नजर नहीं उठाई, ना ही कभी घर की देहरी पार की है। मगर महाराज, मेरी जिंदगी उस दिन बिखर गई जब मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी पेट से है। ये सुनते ही मेरी तो सांस ही थम गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। घर आकर मैंने उसे बहुत मारा। गुस्से में पूछने लगी, बताओ, किसके साथ ऐसा किया है तुमने? वो मेरी आंखों में देखकर रोने लगी और बोली, अम्मा, मुझे नहीं पता ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कभी किसी से बात तक नहीं की, ना ही घर से बाहर अकेली गई। वह बूढ़ी औरत बोली, राजा साहब, जब मेरी बेटी ने कसम खाकर कहा कि उसे नहीं पता ये बच्चा कैसे आया, तब मैंने उसकी आंखों में देखा। एक माँ अपनी औलाद की आंखों से सच पहचान लेती है महाराज, और उसी दिन मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही। मैंने उसे माफ़ कर दिया और उस दिन से अपने दुख को अपना नसीब मान लिया। कुछ महीनों बाद मेरी बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। मजबूरी में हमने उस बच्चे को भी अपना लिया, उसे पालना शुरू कर दिया। वह रुकती है, फिर कांपती आवाज में आगे कहती है, लेकिन महाराज, जैसे ही उस सदमे से बाहर आई थी, मेरी दूसरी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। मैं उसे भी डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने फिर वही कहा, आपकी बेटी पेट से है। महाराज, मेरा तो कलेजा फट गया ये सुनकर। मैं सोचने लगी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हमारे घर कोई आता जाता नहीं और मेरी बेटियां कभी बाहर भी नहीं जातीं। मैंने अपने दुख और सवालों को भगवान के हवाले कर दिया। हे प्रभु, मुझे बस एक बार दिखा दो कि ये पाप कर कौन रहा है। फिर मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और कुछ ही समय बाद मेरी तीसरी बेटी, फिर चौथी बेटी, और वो तो केवल 14 साल की थी। महाराज, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे घर में यह कैसा शाप उतर आया है। उस दुखी मां की कहानी सुनकर राजा का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस औरत के जीवन में यह सब कैसे हो गया। उसकी आंखों में चिंता और दुख साफ झलक रहा था। बूढ़ी औरत अब राजा के पांव पकड़ते हुए बोली, हे महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे ये जानना है कि मेरी बेटियों के साथ यह पाप कौन कर रहा है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हमारे घर पर ये कौन आता है। राजा ने गंभीरता से उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कुछ समय बाद वह बोल पड़ा, अम्मा, तुम अब बताती हो जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह घटना हुई, पर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? राजा की आवाज में नाराजगी थी। अगर तुम पहले बताते तो शायद तुम्हारी बाकी बेटियों के साथ यह सब न होता। मगर गरीब लोग समाज की बदनामी से डरकर ये सब सहते रहते हैं। बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया और माफी मांगी। मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मुझे अब बस यह जानना है कि वह दरिंदा कौन है जिसने मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। राजा का चेहरा अब भी कठोर था, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी करुणा थी। राजा ने कहा, अम्मा, अब तुम घर जाओ। अब यह समस्या तुम्हारी नहीं रही, यह समस्या मेरी है। मुझे नहीं सहन हो रहा कि मेरे राज्य में कोई औरत इतनी तकलीफ में हो और मैं चुप रहूं। अब तुम चिंता मत करो, यह मामला अब मेरे ऊपर है और मैं इसका हल जरूर ढूंढूंगा। बूढ़ी औरत सिर झुकाकर खामोशी से उठ खड़ी हुई और चुपचाप अपने घर लौट गई। उसकी आंखों में अब भी सवाल थे, लेकिन उम्मीद की एक नई किरण भी थी। राजा अपने कक्ष में बैठा था, पूरी तरह से चिंतित, और उसके मन में उस बूढ़ी औरत के बारे में जो उसने सुनी थी बहुत विचार चल रहे थे। वह समझ रहा था कि अगर वह चाहता है कि
कि उसके राज्य में किसी औरत को ऐसी तकलीफें न सहनी पड़ें, तो उसे किसी भी कीमत पर इस दरिंदे को पकड़ना ही होगा। राजा का ध्यान बहुत समय से उसी मामले पर था और उसने सोचा कि किसी भी तरह इसे हल किया जाना चाहिए। जब राजा ने सभी फरियादियों की सुनवाई पूरी कर ली तो उसने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री ने राजा के चेहरे पर आई परेशानी देखी और तुरंत पूछा, महाराज, वह बूढ़ी औरत क्या बात लेकर आई थी जिससे आप इतने परेशान हो गए हैं? राजा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मंत्री, मेरे राज्य में एक दरिंदा है जो इतने बड़े अपराध को छुपाकर बैठा है। और यही नहीं, यह व्यक्ति उस विधवा औरत की 4 बेटियों को गर्भवती कर चुका है। वह इतना दुष्ट है कि इसने उसकी 3 बेटियों को बच्चे भी दे दिए और अब 4थी बेटी भी गर्भवती है। इस दरिंदे को पकड़ना ही होगा, वरना हमारी राज्य की नारी असुरक्षित रहेगी। मंत्री सुनकर बहुत चिंतित हुआ और बोला, महाराज, यह सच में बहुत गंभीर मामला है। हमें पता करना होगा कि वह दरिंदा है, कौन है। राजा ने कहा। मुझे भी यही चिंता है, लेकिन हमें इसे पकड़ने का कोई तरीका सोचना होगा। मंत्री ने सोचते हुए कहा, महाराज, मेरे मन में एक तरकीब आई है। क्या अगर हम एक योजना बनाएं जिससे हम उसे पकड़ सकें? राजा ने तुरंत कहा। बताओ, कौन सी योजना है? मंत्री ने धीमी आवाज में कहा। महाराज, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपको अब यह सब अपने कान में बताऊंगा। राजा ने मंत्री की बात सुनी और उसे तुरंत पसंद कर लिया। मंत्री ने अगले ही दिन एक बकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर जाने का फैसला किया। शाम के लगभग 10 बजे मंत्री उस औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत ने मंत्री को देखकर हैरान होकर पूछा, मंत्री जी, इस वक्त आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? मंत्री ने जवाब दिया, जो परेशानी आपने राजा से बताई थी वह राजा को बहुत परेशान कर रही है। वह चाहते हैं कि हम इस मामले को सुलझाएं। बूढ़ी औरत ने बकरी को देखा और पूछा, ये बकरी आप किस लिए लाए हैं? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे अंदर आने दीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है। मंत्री और बूढ़ी औरत घर के अंदर गए और मंत्री ने कहा, आज हम इस बकरी का चारा तैयार करेंगे और उसे इस दरिंदे को देंगे। आप सब कुछ देखिए, लेकिन चुप रहिए। इस तरह हम जान पाएंगे कि वह दरिंदा कौन है और यह योजना बनाई कि अगर सब ठीक हुआ तो यह सब स्पष्ट हो जाएगा कि दरिंदा कौन है। इसके बाद मंत्री इस बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और वहां बकरी को बांध देता है, फिर चुपके से बाहर निकल जाता है। जाते हुए वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है, आप लोग आराम से सो जाइए, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मंत्री 2 सिपाहियों को कह देता है कि इस घर के आसपास पहरा लगाओ। फिर वह उन लड़कियों को समझा देता है कि किसी भी हालत में कोई भी आवाज न हो, जिससे यह पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं। इसके बाद मंत्री राजा के पास महल लौट जाता है। राजा मंत्री से कहता है, मंत्री जी, तुमने बकरी को सही जगह पर पहुंचा दिया है। मंत्री जवाब देता है, जी महाराज, मैंने बकरी को उसी जगह बांध दिया है जैसे हमने सोचा था। राजा चिंतित होकर कहता है, मुझे कैसे नींद आ सकती है? उन मासूम औरतों पर जुल्म हो रहा है। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं उस गद्दार को पकड़कर सजा नहीं दे दूं। रात के आधे हिस्से में बूढ़ी औरत के घर के पास एक छाया लहराती हुई दिखाई देती है। वह शख्स छत पर चढ़कर घर में घुस जाता है। बकरी ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाने लगी। बकरी की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज उठती है। सिपाही जो घर के आसपास पहरा दे रहे थे, बकरी की आवाज सुनकर चौकस हो जाते हैं। जब वह शख्स घर में घुसता है, सिपाही तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। बकरी की आवाज से यह भी पता चलता है कि घर में कोई घुस चुका है। सिपाही कमरे में जाते हैं और जब उस आदमी ने घर में जागते हुए सभी को देखा तो वह घबरा कर भागने लगता है। सिपाही उसे पकड़कर घर में लाते हैं। उस आदमी के चेहरे पर काला कपड़ा बंधा होता है ताकि वह पहचान में न आए। सिपाही जब उस आदमी का चेहरा दिखाते हैं तो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां दंग रह जाती हैं, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उनके घर का ही एक परिचित था। आखिरकार सुबह हो गई। राजा का दरबार लगा था और वह आदमी घुटने टेक कर राजा के सामने बैठा हुआ था। उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं और उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। इस वक्त बूढ़ी औरत और उसकी बाकी 7 बेटियां भी राजा के दरबार में पहुंच गईं। राजा बाकी सभी को बाहर भेज देता है। अब केवल मुजरिम, राजा, मंत्री, बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां वहां मौजूद थीं।
राजा उस शख्स से कहता है, क्यों भाई, अब तो यह बता दे कि तुझे मेरे राज्य का खौफ नहीं रहा। तुझे यह नहीं लगता कि जब यह मुजरिम पकड़ा जाएगा तो तुम्हारी सजा मौत से कम नहीं होगी। राजा सिपाहियों से कहता है, इस आदमी के चेहरे से नकाब हटाओ, ताकि मैं भी देखूं कि किस में इतनी हिम्मत हो गई कि इस बूढ़ी औरत की बेटियों को पेट से कर दे। जब नकाब हटता है तो वह बूढ़ी औरत करीब आकर उस आदमी के चेहरे पर थूकती है, उसे मारती है और कहती है, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों जैसी हैं। ये तेरी सगी भतीजियां हैं। तूने इनके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें की हैं। एक चाचा क्या बाप के समान होता है। तुझे शर्म नहीं आई अपनी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? क्या तुमने कुछ सोचा नहीं? बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है। राजा गुस्से में कहता है, अगर कोई और होता तो हम समझते, लेकिन तुम तो सगे चाचा हो। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम उनका ख्याल रखते, उनकी सुरक्षा करते? तुम्हारी यह शर्मनाक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तुम चाचा नहीं, डाकू बन गए हो। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं। यह हमारा पारिवारिक मामला है। आप हमारे घर के मामले में दखलंदाजी ना करें। राजा गुस्से में आकर अपनी तलवार निकालकर उस आदमी के सिर के ऊपर रख देता है और कहता है, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? उस शख्स के चेहरे पर खौफ आते हुए वह बताता है, महाराज, हम 2 भाई थे। मेरा भाई मुझसे बड़ा था। मेरे भाई की शादी हो गई। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था, क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई, उसकी बेटियां हुईं, तो उस पर जिम्मेदारियां आ गईं और फिर उसका ध्यान मुझसे हट गया। वह अब अपनी पत्नी और बेटियों पर ज्यादा ध्यान देने लगा। मेरा दिल गुस्से से भरने लगा और मैं सोचने लगा कि वह मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है। भाई से नफरत बढ़ी और फिर मैं अपनी भाभी और भतीजियों से भी नफरत करने लगा। मेरे भाई की मौत हो गई और उसकी बेटी जवान हुई। वह बहुत खूबसूरत थी। मेरी नजरें उसकी तरफ खींचीं और जब मैंने देखा कि मेरी भाभी उसकी शादी नहीं कर रही तो मुझे गुस्सा आया। एक दिन मैंने अपनी भाभी से कहा कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दें, लेकिन भाभी ने मेरी बात नहीं मानी। मेरी भतीजी जवान हो रही थी, खूबसूरत थी और मैं जानता था कि उसकी शादी कहीं बाहर होगी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही उस पर गलत काम करूं। इसके बाद मेरी बुरी नीयत और भी बढ़ गई। मैं एक हकीम के पास गया और उससे ऐसी जड़ी बूटी की मांग की जिससे सभी लोग सो जाएं। हकीम ने मुझे वो जड़ी बूटी दी और फिर मैं घर की छत से अंदर आता, उस जड़ी बूटी को भाभी और उसकी बेटियों को सूंघा देता, जिससे वे कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जातीं। फिर मैं अपनी इच्छाओं का पालन करता और उन्हें ऐसे छोड़ देता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था। अगर मैंने उस बकरी को छत पर देखा होता तो मुझे समझ में आता कि यह बकरी हमें पकड़ने के लिए बांधी गई है, लेकिन उस समय मेरा ध्यान अपनी भतीजियों पर था। अब जब वह शख्स अपनी पूरी गुनाहगारी कबूल करता है तो राजा मंत्री को इशारा करता है। मंत्री अपनी तलवार निकालकर उस शख्स का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। उस आदमी का शरीर कुछ देर तक तड़पता है और फिर सजा के रूप में ठंडा हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे शख्स को, इस जालिम चाचा को उसकी सजा मिल जाती है। फिर राजा उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर कहते हैं, अम्मा, अगर आप मुझे पहले बता देती तो आपकी बाकी 3 बेटियों को यह कष्ट नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आपकी इन 4 बेटियों को वह खुशियां दिलवाऊंगा जिनकी वे हकदार हैं। फिर राजा अपने सुलझे हुए और समझदार 4 सिपाहियों को बुलवाते हैं और इन 4 लड़कियों की शादी उन सिपाहियों से करवा देते हैं। साथ ही उन्हें बहुत सारा धन और दौलत भी देते हैं। इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोते हुए राजा का शुक्रिया अदा करती है। राजा कहते हैं, अब आप बेफिक्र हो जाइए। जब आपकी बाकी 3 बेटियां जवान हो जाएंगी तो मुझे बताइए, मैं इनके लिए भी अच्छे लड़के खोजकर इनकी शादी करवा दूंगा। यह थी एक न्यायप्रिय राजा की कहानी और एक दरिंदे चाचा की कहानी, जो चाचा बनने के बजाय बाप से भी ज्यादा बुरा था। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है कि अगर किसी पर कोई अन्याय हो रहा है तो हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर हम डर के मारे चुप रहते हैं तो दुनिया हमें बिना किसी सहारे के तोड़ डालती है। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति अन्याय का शिकार हो रहा है तो उसे अपनी आवाज उठानी चाहिए।
चुप रहने से कभी भी इंसाफ नहीं मिलता, बल्कि अगर हम डर के मारे चुप रहते हैं तो दुनिया हमें और भी जुल्मों का शिकार बना सकती है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए और किसी भी दरिंदे या गलत व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि उन पर न्याय हो सके। राजा का न्यायप्रिय और दयालु व्यवहार यह दर्शाता है कि एक सही नेतृत्व से न केवल न्याय मिलता है बल्कि लोगों को उनके अधिकार भी मिलते हैं। वहीं चाचा जैसे लोग जो अपनी हैवानियत से रिश्तों को भी शर्मसार कर देते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में कोई भी इस प्रकार के घिनौने काम करने से पहले 100 बार सोचे। कहानी में राजा ने यह साबित किया कि एक सच्चा और न्यायप्रिय शासक सिर्फ शासन नहीं करता बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता है। बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों को न्याय दिलाकर राजा ने दिखाया कि इंसाफ के बिना समाज का कोई मूल्य नहीं है। इसके अलावा यह कहानी एक चेतावनी भी है कि हमें अपने आसपास हो रहे अपराधों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम खामोश रहते हैं तो दुनिया हमारी कमजोरी को ही हमारी हार समझ लेती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के शोषण या अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए ताकि समाज में सच्चा न्याय स्थापित हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको यह राजा और उस विधवा स्त्री और उसकी 7 बेटियों की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां देख सकें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी दिलचस्प और भावनात्मक कहानियां आपको मिले तो न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें आपकी राय और सुझावों का हमेशा इंतजार रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई प्रेरणा मिली हो या फिर कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। आगे और भी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए हम लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।